गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम समझेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद के चैप्टर से बहुत ही प्रमुख टॉपिक इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी और कौन से वे राष्ट्रवादी लोग थे जो इसके एकीकरण के लिए प्रयास किए और किन किन युद्धों के परिणाम स्वरूप यह इटली एक देश के रूप में यूरोप महाद्वीप द्वीप में उत्पन्न हुआ। तो आइए इसको देखते हैं। बहुत ही शॉर्टकट में एक स्लाइड के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको समझ लीजिएगा। इटली का एकीकरण यूरोप महाद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है। 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के बाद पूरे यूरोप में राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रसार हुआ। इसी राष्ट्रवादी विचारधारा से प्रेरित होकर के इटली देश के निवासी अपने देश को इकट्ठा करने के लिए जो छिटके हुए बिखरे हुए भूभाग थे उनको एकत्रित करने के लिए प्रयास किए। उसी का इतिहास हमको पढ़ना और समझना है। देखिए, इटली एक देश है जो 8 भागों में बटा हुआ था। कौन? पहले भाग को पिडमॉन्ट सार्डिनिया का भाग है, जो इटली का मूल भाग था, जहाँ का राजा विक्टर इमैनुअल था। दूसरा है, देखिए यहाँ पर नंबर 2 पर वेनेशिया, नंबर 2 पर वेनेशिया, नंबर 2 पर लोम्बार्डी। पहला है पिडमॉन्ट सार्डिनिया, 2 पर लोम्बार्डी, 3 पर वेनेशिया, फिर देखिए परमा, मोडेना और टस्कनी। इसके बाद यहाँ आप आएंगे तो सिसिली का प्रदेश है जो दक्षिणी इटली में है, और एक रोम है जो पेपर्स के नाम से जाना जाता था। तो इन 8 भागों में इटली बटा हुआ है। फिर से देखिए भाग कितने हैं। नंबर 1 पिडमॉन्ट सार्डिनिया, नंबर 2 लोम्बार्डी, नंबर 3 वेनेशिया, नंबर 4 परमा, मोडेना, टस्कनी, सिसिली और पेपर्स। इन्हीं 8 भागों में यह क्या कहते हैं, इटली बटा हुआ है। इन्हीं 8 भूभागों को पिडमॉन्ट सार्डिनिया में मिला करके एक देश बनाया गया। यही देश इटली कहलाता है। यह कैसे बना, इसी का इतिहास हमको समझना है। तो इसमें नायक में कौन थे, कौन लोग इसके लिए प्रयास किए। तो पहला है विक्टर इमैनुअल द्वितीय, जो यहाँ का राजा है। इसी के नेतृत्व में पूरे इटली का राजा बनता है, शासक बनता है। कौन? विक्टर इमैनुअल। लेकिन अभी इटली के एकीकरण से पहले यह इतने बड़ी भूभाग में ही केवल शासक है। यह कैसे इन भूभाग का राजा बनता है, शासक बनता है, चरणबद्ध तरीके से उसी को समझना है। दूसरा है काउंट काऊर, जो इसका प्रधानमंत्री था, उसी को इटली का दिमाग कहा जाता है। तीसरा है ज्यूसेफे मेस्नी, इसे इटली का मसीहा कहा जाता है। और चौथा है ज्यूसेफे गैरिबाल्डी, जो जिसके पास अपनी लाल कुर्ती सेना थी। एक सेना थी जो लाल शर्ट पहनते थे, और इस सेना को लाल कुर्ती सेना कहा जाता था। तो ये 4 लोग हैं जिन्होंने इटली के एकीकरण के लिए प्रयास किया। अब देखिए 3 युद्ध है, ये 3 युद्ध होता है। ये युद्ध कैसे कैसे इसके इटली के एकीकरण में सहायक होते हैं उसको समझना है। पहला है क्रीमिया का युद्ध 1854 ईस्वी में। दूसरा है सेडोवा का युद्ध 1866 ईस्वी में। तीसरा है सेडॉन का युद्ध 1870 ईस्वी में। क्रीमिया का युद्ध से 1854 ईस्वी में इटली का जो विक्टर इमैनुअल होता है, इसके जो प्रधानमंत्री हैं काउंट काऊर, यह फ्रांस है। फ्रांस से सहानुभूति लेने के लिए क्रीमिया के युद्ध में फ्रांस की तरफ से भाग लेते हैं काउंट काऊर। क्रीमिया के युद्ध में जो 1854 में लड़ा जा रहा था, जिसमें एक तरफ फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड की सेना थी, एक तरफ फ्रांस, तुर्की और इंग्लैंड की सेना थी, दूसरी तरफ रूस की सेना थी। तो काउंट काऊर ने विक्टर इमैनुअल से कहा कि मैं क्रीमिया के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। तो विक्टर इमैनुअल ने कहा कि वहां आपको क्या मिलेगा। तो काउंट काऊर ने दिमाग लगाया कि मैं वहां जा कर के, यह तो निश्चित है, तय है कि 3 देश फ्रांस, ब्रिटेन और तुर्की एक तरफ है, रूस एक तरफ है। तो हारना रूस को तय है कि रूस हारेगा। तो मैं फ्रांस की तरफ से मदद करने जा रहा हूं, जिससे मुझे फ्रांस से सहानुभूति मिल सके। काउंट काऊर, देखिए क्यों इनको दिमाग कहा जाता है। काउंट काऊर जाते हैं कहाँ पर, क्रीमिया के युद्ध में, फ्रांस की तरफ से भाग लेता है और फाइनली रूस हार जाता है।
बैठक होती है जिसमें काउंट काउर ने यहाँ पर क्रीमिया के युद्ध के बाद जो पेरिस समझौता हुआ वहाँ पर इन्होंने मुद्दे को इस इटली के एकीकरण को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया कि हम भी अपने देश को एक करना चाहते हैं। यहाँ फ्रांस की सेना बैठी है, इधर और भी विदेशी सेनाएं बैठी हुई हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा देश एक हो और हमारा अपना भूभाग अपने एक देश के नाम से जाना जाए। तो इन लोगों ने कहा हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो एक चालाकी से समझौता कर लिया किसने, काउंट काउर ने, कि फ्रांस किसी भी आपातकाल में फ्रांस पिडमॉन्ट सार्डिनिया की मदद करेगा, तो पिडमॉन्ट सार्डिनिया की मदद करेगा। इससे काउंट काउर जब इमैनुअल के पास आया तो इमैनुअल ने कहा कि आप क्रीमिया के युद्ध में क्या हासिल किए थे। काउंट काउर ने कहा कि महाराज बहुत कुछ तो नहीं मिल पाया, लेकिन एक दिन क्रीमिया के कीचड़ से क्रीमिया के कीचड़ में इटली का निर्माण होगा। यह एक कोटेशन है, एक कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसने कहा था कि क्रीमिया के कीचड़ से इटली का निर्माण होगा? तो काउंट काउर ने। क्यों कहा था? क्योंकि क्रीमिया के युद्ध से ही फ्रांस की सहानुभूति इसको मिल गई थी। फ्रांस एक पड़ोसी देश है। ऑस्ट्रिया लोम्बार्डी और वेनेसिया पर कब्जा किए हुए है। ऑस्ट्रिया देखता है कि फ्रांस और पिडमंट में गहरी दोस्ती हो गई है, इससे बौखला करके खुद ही आक्रमण कर देता है। फ्रांस की सेना पिडमंट की मदद करती है, विक्टर इमैनुअल की मदद करती है, और इसकी मदद से लोम्बार्डी, पहले लोम्बार्डी का प्रदेश जो है विक्टर इमैनुअल के अधिकार में हो जाता है। पहली सफलता कहाँ मिली? 1859 ईस्वी में, जब ऑस्ट्रिया ने फ्रांस और इमैनुअल की दोस्ती से घबरा करके खुद इस पर हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो फ्रांस की मदद से विक्टर इमैनुअल ने ऑस्ट्रिया को यहाँ तक खदेड़ दिया और लोम्बार्डी का प्रदेश विक्टर के पास हो गया, यानी पिडमॉन्ट सार्डिनिया के पास हो गया। पहला चरण यहाँ संपन्न होता है। पहले चरण में देखिए, प्रथम चरण में लोम्बार्डी पर अधिकार 1859 ईस्वी में यहाँ पर अधिकार हो गया। अब दूसरे चरण में क्या होता है? परमा, मोडेना और टस्कनी पर अधिकार, यानी परमा चौथे नंबर पर, पांचवें पर मोडेना और टस्कनी। इसकी सफलता को देख करके यहाँ की जो जनता थी उन्होंने अपने यहाँ विद्रोह कर दिया, यहाँ पर विद्रोह कर दिया कि हम भी जो है पिडमंट सार्डिनिया के अधीन होना चाहते हैं, यानी हमारा भी राजा कौन हो? विक्टर इमैनुअल हो। ऐसा करने पर काउंट काउर दिमाग लगाता है और यहाँ से आता है और यहाँ पर जनमत संग्रह करा देता है। कोई युद्ध नहीं होता है, जनमत संग्रह के माध्यम से क्या होता है? परमा, मोडेना और टस्कनी पर विक्टर का अधिकार हो जाता है। यानी अब दूसरे चरण में परमा, मोडेना और टस्कनी जनमत संग्रह के यानी वोटिंग के द्वारा इस पर इटली का अधिकार हो गया, पिडमॉन्ट सार्डिनिया का अधिकार हो गया द्वितीय चरण में। अब तीसरे चरण में देखिए, सिसिली पर अधिकार। अब बारी आती है किसकी? गैरीबाल्डी की। इसके पास एक लाल कुर्ती सेना थी। काउंट काउर कहता है कि तुम जाओ समुद्र के द्वारा, समुद्र के रास्ते से, और यहाँ पर जा कर के यहाँ पर विद्रोह करो और यहाँ के किसानों को उकसा करके गैरीबाल्डी अपनी लाल कुर्ती की सेना के द्वारा यहाँ पर जो राजवंश था उसको भगा देता है और यहाँ का भूभाग पर अधिकार कर लेता है और विक्टर इमैनुअल को बुला करके यहाँ पूरी इटली का जितना भी कब्जा किया है, 1, 2, 3, 4 और इस भाग तक, इटली का सम्राट घोषित करता है। सन 1861 ईस्वी में तीती सिसिली पर अधिकार किया और 1861 ईस्वी में यहाँ से विक्टर को बुला करके एक बढ़िया समारोह करके विक्टर इमैनुअल को सम्राट घोषित करता है। कौन? गैरीबाल्डी, इसलिए इसे इटली के एकीकरण का तलवार कहते हैं। तो देखिए, तृतीय चरण में सिसिली पर अधिकार कर लिया। किसने? गैरीबाल्डी ने। अब देखिए, इसके बाद 1866 ईस्वी, अब बच गया कौन सा दो प्रदेश? एक वेनेसिया और एक पेपल्स, रोम का प्रदेश। अब यहाँ पे होता क्या है? विक्टर इमैनुअल अब अकेला पड़ गया। दुर्भाग्यवश क्या कहते हैं, काउंट काउर की मृत्यु हो जाती है। विक्टर इमैनुअल जो है 4 साल तक वेट करता है, वेट एंड वाच की स्थिति अपनाता है। 1866 ईस्वी में जो जर्मनी का एकीकरण में आप पढ़ेंगे, जो प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण होता है,
तो प्रसा और ऑस्ट्रिया में युद्ध छिड़ जाता है। किसमें? प्रसा और ऑस्ट्रिया में 1866 में युद्ध छिड़ जाता है। तो यहाँ से जो ऑस्ट्रिया की सेना है वह युद्ध में भाग देने चली जाती है युद्ध में, और तब इटली का इस पर अधिकार हो जाता है। कब? 1866 ईस्वी में, यानी चतुर्थ चरण में वेनेशिया पर अधिकार हो गया 1866 ईस्वी में। इसके बाद आपका लास्ट 5वें चरण में आपका पेपर्स रोम का क्षेत्र बच जाता है। यहाँ पर क्या है कि ईसाई धर्म का धर्मगुरु पोप बैठा है। पोप चूँकि पूरी ईसाई धर्म का धर्मगुरु था, इस पर आक्रमण करना बहुत ही जोखिम भरा था। तो विक्टर इमैनुअल वेट एंड वॉच की स्थिति अपनाता है, इंतज़ार करता है। 4 साल बाद सन 1870 ईस्वी में यहाँ पर रोम की जो पोप बैठा हुआ है, यहाँ पर फ्रांस की सेना इसकी रक्षा कर रही है। 1870 ईस्वी में देखिए सेडन का युद्ध होता है, किसके बीच? फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच। फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच सेडन का युद्ध होता है, जिसमें यहाँ पर जो सेना बैठी है पेपर्स में, फ्रांस की सेना, वो युद्ध करने चली जाती है सेडन में। और तब पिडमंट सार्डिनिया यानी विक्टर इमैनुअल की सेना यहाँ जा कर के अपना अधिकार कर लेती है, और रोम जो पोप है उनको कहती है कि आप घबराने की ज़रूरत नहीं, फ्रांस की सेना गई है, हमारी सेना आपकी रक्षा करेगी। इस तरह से 1870 ईस्वी में 5वें चरण में पेपर्स पर अधिकार हो जाता है, किसका? पिडमंट सार्डिनिया का। और 1870 ईस्वी तक आते आते पूरे इटली पर पिडमंट सार्डिनिया का यानी विक्टर इमैनुअल का अधिकार हो जाता है, और पूरे इस भूभाग को एक देश के रूप में जाना जाता है, जिसे हम इटली कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह था इटली का एकीकरण। बहुत ही शॉर्ट तरीके से समझाने का प्रयास किया एक स्लाइड के रूप में। अगर कहीं से भी आपको न समझ में आया हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।